हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं इसके नेम पर। तो देखिए क्या है, ट्यूमर का लाइसिस हो रहा है और इस ट्यूमर के लाइसिस की वजह से क्या हो गया, सिंड्रोम हो गया। तो देखिए, ट्यूमर मतलब कि मैं किसकी बात करूंगा, मैं ल्यूकेमियाज की बात करूंगा, लिम्फोमास की बात करूंगा। तो ओवरऑल जो ये ट्यूमर है, मतलब कि जो ट्यूमर के सेल है, इनका क्या हो गया, लाइसिस। और इन्हीं ट्यूमर सेल के लाइसिस की वजह से क्या हो गया, एक सिंड्रोम हो गया। ओके, तो देखिए, इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ पेशेंट की हिस्ट्री, कि जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए, नंबर वन पॉइंट कि जो पेशेंट है उसको क्या होगा, कोई ना कोई कैंसर होगा। और देखिए, मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर, तो आंसर है बर्किट लिम्फोमा। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि एक पेशेंट को क्या है, बर्किट लिम्फोमा है। एंड वो डॉक्टर के पास आया, तो फाइनली डॉक्टर ने उसका कीमोथेरेपी स्टार्ट किया कि यार भाई, तेरे को बर्किट लिम्फोमा है और मैं अब तेरे को कीमोथेरेपी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई तो कॉमन सी बात है भाई, कीमोथेरेपी स्टार्ट होगी तो जो सेल्स है, जो कैंसर सेल्स है, वो क्या होगी, सारी की सारी ब्रेक डाउन होगी। तो देखिए, उनके ब्रेक डाउन की वजह से क्या होगा, पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। जैसे कि जो पेशेंट है, मतलब कि ट्रीटमेंट के जस्ट बाद पेशेंट का क्या हो गया, यूरिन आउटपुट बिल्कुल डिक्रीज हो गया। पेशेंट को क्या आ रहे हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं। पेशेंट को टिटेनी जैसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं। ओके, उसी के साथ कार्डियक अरिथमिया भी है। यानी कि हमें क्या दिखाई दे रही है ईसीजी के अंदर, टाल पीक्ड या बोल दीजिए टाल टेंटेड टी वेव दिखाई दे रही है। अगर टाल टेंटेड टी वेव दिखाई दे रही है, मतलब कि क्या है, पेशेंट के ब्लड के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा है, यानी कि हाइपरकेलीमिया है। ओवरऑल पेशेंट के अंदर सिम्टम क्या मिलेंगे, मतलब कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या होगी, अरिथमिया की हिस्ट्री होगी, मसल्स क्रैम्प होंगे, टिटेनी होगी, सीजर होगा, पेशेंट का यूरिन आउटपुट डिक्रीज मिलेगा और पेशेंट को कोई ना कोई कैंसर जरूर मिलेगा और उस कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होगा। तो ओवरऑल ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ओके, तो अब हम आते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ल्यूकेमिया या बोल दीजिए लिम्फोमा से। मतलब कि किसी पेशेंट को कोई ल्यूकेमिया या लिम्फोमा था। और मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर, मतलब कि ऐसा कौन सा ल्यूकेमिया होता है जिसके अंदर हमें ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देखने को मिलता है, तो आंसर है बर्किट लिम्फोमा, जो कि क्या है, दिस इज अ नॉन हॉडजिन्स लिम्फोमा। तो ओवरऑल बर्किट लिम्फोमा का कोई पेशेंट है, तो एंड वही डॉक्टर ने क्या किया, इसको डायग्नोस किया कि आपको भाई बीएलए बर्किट लिम्फोमा है, एंड कीमोथेरेपी स्टार्ट की। ओके, एंड कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे तो कौन सी बात है भाई, बर्किट लिम्फोमा है, मतलब कि हमें क्या मिलेगी, बहुत सारी कैंसर सेल मिलेगी। तो ओवरऑल जैसे ही हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे ना, तो ये बहुत सारी कैंसर सेल होती है ना, इनका क्या होगा, मैसिव डिस्ट्रक्शन या बोल दीजिए मैसिव लाइसिस। मतलब कि सारी की सारी कैंसर सेल एक साथ ब्रेक होती है ड्यू टू कीमोथेरेपी। तो देखिए, नीचे वही लिख रखा है, रेपिड डिस्ट्रक्शन या बोल दीजिए लाइसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंसर सेल, क्योंकि कैंसर है भाई तो सेल्स भी बहुत ज्यादा होगी। ओके, और देखिए मैंने कीमोथेरेपी के साइड में लिख रखा है, मोस्टली ड्यू टू ट्रीटमेंट इनिशिएशन। मतलब कि हम पेशेंट के मतलब कि जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के जस्ट बाद ही हमें क्या मिलेगा, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। मतलब कि अक्यूट, इंस्टेंट मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल क्या हो गया, कीमोथेरेपी से जो कैंसर सेल है उनका मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, मैसिव लाइसिस हुआ। एंड अगर कैंसर सेल का लाइसिस होगा तो हमें क्या मिलेगा, जो कैंसर सेल का अंदर का मटेरियल है, जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है, वो सारा का सारा क्या होगा, ब्लड के अंदर रिलीज होगा। ओके, रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम। और जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है। और आपको पता होगा कि सेल के अंदर क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, फास्फेट होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड, पोटेशियम और फास्फेट, ये सारे के सारे कहाँ रिलीज होंगे, सॉरी माइनस आएगा, ये सारे के सारे रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो देखिए, मैंने आगे वही कंटिन्यू कर रखा है कि न्यूक्लियस, मतलब कि क्या हुआ, सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ, तो कौन सी बात है भाई, न्यूक्लियस का भी डिस्ट्रक्शन होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं। तो ओवरऑल प्यूरिन का भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और क्या रिलीज होंगे, यूरिक एसिड। अरे भाई, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखिए, अगर आपने हमारी गाउट वाली वीडियो देखी हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। देखिए, मैंने बताया था कि डीएनए के अंदर क्या होता है, प्यूरिन होता है। तो ओवरऑल डीएनए के ब्रेकडाउन से प्यूरिन बनेगा। फिर प्यूरिन आगे जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, हाइपोजेंथिन बनेगा। हाइपोजेंथिन से क्या बनेगा, जेंथिन बनेगा। और जेंथिन फाइनली क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा। ओवरऑल
डीएनए के ब्रेकडाउन से या बोल दीजिए न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। तो मैंने यहाँ वही लिख रखा है। ये देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है और डीएनए का जब ब्रेकडाउन होगा तो प्यूरिन बनेगा। प्यूरिन से क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा। ओवरऑल मैसिव क्वांटिटी में सेल का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कॉमन सी बात है भाई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या बन रहा है? यूरिक एसिड बन रहा है। और देखिए, जो ये यूरिक एसिड है, ये क्या करता है? रीनल ट्यूब्यूल्स को, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, उन्हें क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अगर रीनल ट्यूब्यूल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो उनका जो नॉर्मल फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन का, वो नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? रीनल फेलियर हो जाएगा, मतलब कि किडनी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? अरे पेशेंट यूँ थोड़ी बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा रीनल फेलियर हो गया। पेशेंट तो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरा यूरिन, मतलब कि मुझे पेशाब नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि क्या हो गया? रीनल फेलियर हो गया। किसने किया? एक्सिस यूरिक एसिड ने किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है, जो टीएलएस का पेशेंट होता है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सडन रिडक्शन ऑफ यूरिन आउटपुट, मतलब कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज नंबर वन पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि मैंने बोला कि लार्ज नंबर में क्या होगा? कैंसर सेल का डिस्ट्रक्शन होगा। और कैंसर सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो देखिए, प्रोटीन का भी क्या होगा? मैसिव ब्रेकडाउन होगा। एंड अगर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, तो इससे क्या बनेगा? फास्फेट बनेगा। तो ओवरऑल ब्लड के अंदर जो फास्फेट है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड जो ये एक्सिस फास्फेट है, PO4 है, ये क्या करेगा? कैल्शियम को बाइंड करेगा। मतलब कि कैल्शियम, मतलब कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम+2 होता है, ये किससे बाइंड होएगा? फास्फेट से बाइंड होएगा। अगर कैल्शियम फास्फेट से बाइंड हो गया, तो कॉमन सी बात है भाई, ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? कैल्शियम की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ओवरऑल फास्फेट तो इंक्रीज मिलता है, बट कैल्शियम डिक्रीज मिलता है। एंड अगर जो एग्जामिनर है वह कैल्शियम डिक्रीज ये न देके इनडायरेक्टली पूछे, तो इनडायरेक्टली वो क्या देगा? आपको ईसीजी की फाइंडिंग देगा। मतलब कि हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कि ब्लड के अंदर कैल्शियम डिक्रीज हो गया, तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमें क्या ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलती है? तो आंसर है क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन। तो ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोकैल्सीमिया भी मिल सकता है और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी मिल सकता है, दोनों एक ही बात है। एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया, तो हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? टिटेनी जैसे सिम्टम, मतलब कि पेशेंट को टिटेनी जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेशेंट के अंदर मसल्स क्रैम्प मिलेंगे। पेशेंट के अंदर सीजर मिलेंगे। अरे यार, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा ना कि जो एक्टिन होता है, जो मायोसिन होता है, तो ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और इन द केस ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या हो गया? कैल्शियम डिक्रीज हो गया। अगर कैल्शियम डिक्रीज हो गया, तो कॉमन सी बात है भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? अफेक्टेड होगा। तो ओवरऑल ये सारे के सारे सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे टीएलएस के पेशेंट के अंदर। एंड अनदर पॉइंट क्या है कि वही मैसिव क्वांटिटी में कैंसर सेल का लाइसिस हुआ है, तो कॉमन सी बात है भाई, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो देखिए, साइटोप्लाज्म का भी मैसिव ब्रेकडाउन होगा। अगर साइटोप्लाज्म का मैसिव ब्रेकडाउन होगा, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो ओवरऑल ये सारा का सारा पोटेशियम कहाँ आएगा? ब्लड के अंदर। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा हाइपरकैलिमिया। ओके, देखिए यहाँ पर क्या था? हाइपरकैल्सीमिया, सॉरी, हाइपोकैल्सीमिया। यहाँ पर क्या है? हाइपरकैलिमिया। तो देखिए, आपको पता होगा हाइपरकैलिमिया ये सेपरेट टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाइपरकैलिमिया हमें टीएलएस यानी कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हाइपरकैलिमिया, जो हाइपरकैलिमिया होता है, इसकी ईसीजी फाइंडिंग क्या होती है? तो देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है। क्या लिख रखा है? टाल, या बोल दीजिए पीक्ड, या बोल दीजिए टेंटेड टी वेव। यानी कि हाइपरकैलिमिया के अंदर हमें टाल टेंटेड टी वेव, यानी कि टी टाल टेंटेड टी वेव किसके अंदर देखने को मिलती है? हाइपरकैलिमिया के अंदर। तो ओवरऑल जो ये इंक्रीज पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या करेगी? ये कार्डियक अरिथमिया कराएगी। तो ओवरऑल पेशेंट के अंदर, यानी कि टीएलएस के पेशेंट के अंदर हमें कार्डियक अरिथमिया की हिस्ट्री देखने को मिलती है। ओके, तो देखिए, मैंने पूरी बात कर ली। एंड मैं सबसे पहले इस पूरे को इरेज करता हूँ। हाँ, तो देखिए, मैंने सारा का सारा इरेज कर दिया। एंड फाइनली अब हम आते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पिकअप होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पिकअप होते हैं कि कौन बढ़ता है, कौन घटता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो यूरिक एसिड बढ़ता है, मतलब कि टोटल 4 चीजें हैं। 4 में से 3 तो बढ़ते हैं, 1 घटता है। 1 डिक्रीज होता है, 3 इंक्रीज होते हैं। तो देखिए, यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, फास्फेट भी इंक्रीज होगा और पोटेशियम भी इंक्रीज होता है। और डिक्रीज क्या होता है? तो आंसर है कैल्शियम। तो ओवरऑल ध्यान रखना, कैल्शियम डिक्रीज होगा, यूरिक एसिड इंक्रीज होगा।
ओके, पोटेशियम सॉरी फास्फेट भी इंक्रीज होगा एंड पोटेशियम भी इंक्रीज होगा। ओके, तो दिस इज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, मैनेजमेंट से, मतलब कि टीएलएस का जो पेशेंट है इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, वाइग्रस आईवी हाइड्रेटेशन, मतलब कि हमें पेशेंट को भर भर के आईवी फ्लूइड चढ़ाने हैं। अगर हम आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे कब, प्री और पोस्ट कीमोथेरेपी, मतलब कि कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के बाद, ताकि क्या हो, जो भी मेटाबोलाइट्स बने हैं, मतलब कि ट्यूमर सेल की लाइसिस से जो भी मेटाबोलाइट बने हैं, तो वो सारे के सारे मेटाबोलाइट किडनी के थ्रू क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए। ओके, उसी के साथ देखिए मैंने ये क्या बताया था कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है और इसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर होता है, रीनल फेलियर होता है। तो हमें क्या करना है, इस यूरिक एसिड को कम करना है। तो ओवरऑल हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि क्या हो, यूरिक एसिड को बनने ना दें, और अगर यूरिक एसिड बना हुआ है तो इसे एक्सक्रीशन करवाए। तो क्या बोला, यूरिक एसिड को बनने ना दें, और अगर यूरिक एसिड बन गया है तो इसका क्या कराए, एक्सिस एक्सक्रीशन करवाए, इसका एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा करवाए। तो देखिए नंबर वन ड्रग कौन सी है, एलोप्यूरिनोल। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इज एक्सो यानी कि जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर। मतलब कि एलोप्यूरिनोल ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड को बनने नहीं देती। तो ओवरऑल एलोप्यूरिनोल ये क्या करती है, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को डिक्रीज करती है। एंड सेकेंड वाला पॉइंट क्या है कि अगर यूरिक एसिड बन गया है तो हमें क्या करना है, इसका एक्सक्रीशन इंक्रीज करना है। तो रेसब्यूरिकेज ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। और कैसे बढ़ाएगी, रेसब्यूरिकेज ये क्या करती है, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देती है। अगर यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर दिया तो देखिए आपको पता होगा कि यूरिक एसिड ये क्या होता है, दिस इज वाटर इंसोल्यूबल, ये वाटर में नहीं घुलता। जबकि जो एलेंटोइन होता है ये क्या होता है, दिस इज वाटर सोल्यूबल। तो ओवरऑल रेसब्यूरिकेज ने क्या किया, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर दिया, और एलेंटोइन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। तो ओवरऑल ये फिर किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, जो यूरिक एसिड ज़्यादा बना था इसे डिक्रीज कर दिया। ओके, और देखिए रेस ब्यूरिकेज, इससे रिलेटेड आप 2 पॉइंट ध्यान रखना कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, या बोल दीजिए इसकी ड्रग क्लास क्या है। तो देखिए दिस इज रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज इनिबिटर। और देखिए जो ये रेस प्यूरिकेज है इससे अभी रिसेंटली नीट पीजी 2025 के अंदर क्वेश्चन आया है। मतलब कि अभी जो 10-15 दिन पहले एग्जाम हुआ था ना नीट पीजी का, उससे क्वेश्चन आया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। देखिए मैंने यहाँ अभी रिसेंटली जो हमारा कम्युनिटी टैब है यूट्यूब पर, वहाँ पर अपलोड भी किया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब कि पी ग्लोटिकेज ये जो रेसब्यूरिकेज है उसी की ड्रग क्लास है, मतलब कि दोनों भाई भाई है। अरे यार मैंने यहाँ बताया ना, ये देखो, रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज। ओके, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज, इसी के अंदर रेसब्यूरिकेज भी आता है और इसी के अंदर पी ग्लोटिकेज भी आता है। ओके, तो ये रहा पी ग्लोटिकेज, दोनों एक ही है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ तो देखिए इसका आंसर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड। अरे यार मैंने क्या बताया कि जो रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज है, रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज है, नाम से आ रहा है कि क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, यूरिक एसिड का। तो ओवरऑल ये यूरिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एलेंटोइन में। तो ओवरऑल यूरिक एसिड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो आंसर क्या गया था, ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड। देखिए जो ये वाला ड्रग क्लास है, मतलब कि जो ये वाला पॉइंट है, ये मैंने एंटी गाउट ड्रग के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आप ये वाला देखिए, मतलब मेन चीज ये है, ये देखिए, यूरेट ऑक्सीडेज या यूरिकेज, ये वाला एंजाइम क्या करता है, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट करता है। और देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि एलेंटोइन क्या है, दिस इज वाटर सोल्यूबल। फाइनली अगर वाटर सोल्यूबल है तो एलेंटोइन यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। एंड यूरेट ऑक्सीडेज या यूरिकेज, इसके लिए टोटल 2 ड्रग होती है। मतलब कि जो ये एंजाइम है ना, इसी के रिकॉम्बिनेंट में 2 ड्रग्स होती है, और उन 2 ड्रग्स को हम आरएमपी निमोनिक से याद कर सकते हैं। तो देखिए आरएमपी में आर का मतलब क्या है, रेसब्यूरिकेज। एम का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म। पी का मतलब क्या है, पी ग्लोटिकेज। ओवरऑल रेसब्यूरिकेज और पी ग्लोटिकेज ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज। ओके, एंड मेटाबॉलिज्म मतलब कि ये क्या करवाएंगे, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। मतलब कि यूरिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, एलेंटोइन में। अगर यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, तो कॉमन सी बात है भाई, क्या हुआ, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हुआ।
तो ओवरऑल इस वाले पॉइंट से अभी नीट पीजी 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए यहाँ लिख भी रखा है, इंक्रीज यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म कौन करवाएंगे? रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मतलब कि जो ये होते हैं ना, रेसब्यूरिकेज पिग्लोटिकेज, ये दोनों के दोनों क्या है? एंजाइम है। ओके, ये दोनों के दोनों एंजाइम है। और कौन से एंजाइम है? यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम है। ओके, देखिए आप ये वाली वीडियो पूरी देखना। गाउट का ट्रीटमेंट ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। और जो ये पूरा का पूरा चार्ट है, ये आपको कहाँ मिलेगा? टीसीएमएल फ्लक्स पर, मैं आपको बता दूंगा अभी। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे मैनेजमेंट की बात कर ली कि हम ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या बताया कि भाई पेशेंट को भर भर के आईवी फ्लूइड चढ़ाओ, ताकि जो भी मेटाबोलाइट बने हैं उनका क्या हो जाए? रीनल एक्सक्रीशन हो जाए। एंड सेकंड पॉइंट क्या बताया कि जो यूरिक एसिड बना है ना, जो एक्सिस यूरिक एसिड बना है, इसको हम क्या करेंगे? इसको बनने नहीं देंगे। अगर बन गया है तो इसका हम क्या करवाएंगे? एक्सक्रीशन करवाएंगे। तो देखिए एलोप्यूरिनोल ये क्या करता है? ये यूरिक एसिड बनने नहीं देता। रेसब्यूरिकेज ये क्या करता है? अगर यूरिक एसिड बन गया है तो उसका क्या करवाएगा? एक्सक्रीशन करवाएगा। ओके, और देखिए जो मैंने ये पूरा का पूरा चार्ट बताया ना, जो भी चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा चार्ट आपको कहाँ मिलेगा? टीसीएमएल फ्लक्स पर। ओके, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी आप यहाँ पर टीसीएमएल मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए फ्लक्स नाम से एक ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना। एंड अभी हमें क्या देखना है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो यहाँ पर लिखना ट्यूमर। ओके, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो ये मैंने क्लिक किया। ओके, और देखिए यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा चार्ट है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया। और देखिए मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी कि इन 4 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि 4 में से 3 तो बढ़ते हैं, 1 डिक्रीज होता है। क्या-क्या इंक्रीज होंगे? यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, फास्फेट इंक्रीज होगा एंड पोटेशियम इंक्रीज होगा। डिक्रीज क्या होता है? कैल्शियम डिक्रीज होता है। ओके, तो देखिए उसी की टेबल है यहाँ पर कि यूरिक एसिड कैसे इंक्रीज हुआ? प्यूरिन के ब्रेकडाउन से, यानी कि डीएनए के ब्रेकडाउन से। हाइपर कैलेमिया कैसे हुआ? पोटेशियम कैसे ज्यादा हुआ? साइटोप्लाज्म के ब्रेकडाउन से। फास्फेट कैसे इंक्रीज हुआ? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। और कैल्शियम कम कैसे हुआ? क्योंकि फास्फेट ने क्या किया? जो ब्लड के अंदर कैल्शियम था उससे बाइंड हो गया। अगर फास्फेट कैल्शियम से बाइंड हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट चार्ट। एंड सेकंड चार्ट मैंने किसका बताया? गाउट का। तो देखिए मैंने गाउट क्लिक किया और देखिए गाउट वाला आ गया। तो देखिए आपको जो मैंने अभी इमेज बताई थी वो ये रही। ओके, तो देखिए पूरी की पूरी इमेज है। मैंने बताया था ना यार, यूरेट ऑक्सीडेज, पिग्लूटिकेज, रेस्पिरिकेज। तो ओवरऑल पूरी की पूरी इमेज आपको कहाँ मिल जाएगी? टीसीएमएल फ्लक्स पर। ओके, एंड बाय।